myself Kavita Jain. Today's my topic is pre-eclampsia. आज अपन पढ़ेंगे प्री एक्लेम्शिया के बारे में। ओबीजी सब्जेक्ट का नेक्स्ट जो टॉपिक लिया है आज मैंने वो है प्री एक्लेम्शिया। तो प्री एक्लेम्शिया को समझने से पहले अपन जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। एक्चुअली जब नॉर्मल पर्सन में ब्लड प्रेशर हाई होता है 120/80 mmHg से अबोव होता है तो जनरली उसको अपन बोलते हैं हाइपरटेंशन। बट अगर प्रेगनेंसी में जब ब्लड प्रेशर हाई होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है 130, सिस्टोलिक बीपी जो है 130 से अबोव हो जाता है 140, 160, और डायस्टोलिक जो बीपी है वो 90 से अबोव 110, 100, तो उस कंडीशन में, प्रेगनेंसी वाली कंडीशन में जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो उसको बोला गया है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। जो जनरली जो नॉर्मल इंक्रीज़ हो रहा है प्रेगनेंसी के अंदर ब्लड प्रेशर, वो हो गया प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जिसमें 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन की प्रेगनेंसी की वजह से, गेस्टेशनल मीन्स की प्रेगनेंसी की वजह से जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। सेकेंड कैटेगरी इसकी है वो है प्री एक्लेम्शिया एंड थर्ड वन इज़ एक्लेम्शिया। तो आज अपन इसमें से डिस्कस करेंगे प्री एक्लेम्शिया के बारे में। मीन्स अगर इसकी अपन डेफिनेशन देखें या इसको समझें तो प्रेगनेंसी की कंडीशन में ब्लड प्रेशर का हाई होना, इंक्रीज़ होना, 140 सिस्टोलिक बीपी एंड 90 डायस्टोलिक बीपी तक होना या उससे ज़्यादा होना, इसकी अलग अलग कैटेगरी भी डिवाइड की गई हैं। तो उस कंडीशन को बोला गया है प्री एक्लेम्शिया। डेफिनेशन देखते हैं इसका प्री एक्लेम्शिया की। तो प्री एक्लेम्शिया इज़ ए मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर ऑफ अननोन etiology characterized by development of hypertension to the extent of 140/90 mm of Hg or more with proteinuria after the 20th week in a previously normotensive and normoproteinuric woman। तो इस डेफिनेशन को समझते हैं अपन। एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर बॉडी के सभी सिस्टम को ये अफेक्ट करता है। एग्जैक्ट कोज इसका अननोन है, इडियोपैथिक है, बट कुछ रिस्क फैक्टर और कुछ इटियोलॉजी हैं जिनसे अपन इसको समझ सकते हैं कि मे बी पॉसिबल उनकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है प्रेगनेंसी में। तो इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं डेफिनेशन में प्री एक्लेम्शिया को समझने के लिए, तो 20th वीक 20वें सप्ताह मीन्स प्रेगनेंसी के 5th मंथ के बाद जब ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो उसको अपन बोलेंगे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या प्री एक्लेम्शिया। मतलब कि 5th मंथ से पहले अगर होगा तो वो प्रेगनेंसी के हार्मोनल चेंजेस की वजह से नहीं है, उसको अपन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन नहीं बोलेंगे। बट अगर 20 वीक के बाद अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है 5th मंथ के बाद तो उस कंडीशन को बोला गया है प्री एक्लेम्शिया कि ये जो कंडीशन है वो प्रेगनेंसी की वजह से क्रिएट हो रही है। सेकेंड जो मेन पॉइंट है इसमें वो है ब्लड प्रेशर कितना हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे अपन प्री एक्लेम्शिया प्रेगनेंसी में। तो 140/90 mm of Hg, नॉर्मली अपने को सभी को पता है 120/80 mm of Hg नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। तो सिस्टोलिक बीपी 120 से बढ़ के 140 हो जाएगा और डायस्टोलिक बीपी जो है वो 80 से 90 mm of Hg हो जाएगा। तो इस कंडीशन को बोला गया है। इसमें 2 पॉइंट तो ये हो गए। थर्ड जो मेन पॉइंट्स हैं वो है प्रोटीन यूरिया। इसमें प्रोटीन यूरिया, हाइपरटेंशन होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है 20 वीक के बाद हो रहा है, उसके साथ में प्रोटीन यूरिया मीन्स यूरिन के साथ प्रोटीन भी एक्सक्रीट होगा, यूरिन के साथ प्रोटीन भी आएगा। प्रोटीन यूरिया ये भी एक इसका क्लासिकल सिम्टम है, इससे अपन समझ सकते हैं अगर यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो वो इंडिकेट करेगा कि प्री एक्लेम्शिया वाली कंडीशन है। इसी के साथ ईडिमा भी प्रेजेंट होता है। तो ये इस तरह इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इंसिडेंस अगर देखें तो 8 to 10% प्रेगनेंसी में ये प्री एक्लेम्शिया होने के चांसेस रहते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। और 35 ईयर्स से ज़्यादा जो एज हैं उनमें ये प्री एक्लेम्शिया होने के चांसेस रहते हैं, या कोई प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है, हाई रिस्क हैं, लाइक हाइड्रेटिफॉर्म मोल है, मल्टीपल प्रेगनेंसी हैं या मैटरनल डायबिटीज़ है, तो उनमें भी ये
प्री एक्लेम्पशिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और प्राइमरी ग्रेविडा में 10% चांसेस रहते हैं और मल्टी ग्रेविडा में 5%। मीन्स कि प्राइमरी ग्रेविडा जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव की हैं जिन्होंने, उनमें ये प्री एक्लेम्पशिया प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कंपैरिजन टू मल्टी ग्रेविडा। नेक्स्ट अपन समझते हैं ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी अगर देखें इसकी तो फर्स्ट पॉइंट बताया है कि फेलियर ऑफ ट्रोफोप्लास्टिक इन्वेजन मीडिएटर्स। मीन्स अबनॉर्मल प्लेसेंटेशन होना। जो ट्रोफोप्लास्टिक जो लेयर होती हैं, जो एम्ब्रियो जो बन रहा है उसके बाहर की जो कवरिंग जो विलाई बनती है ट्रोफोप्लास्टिक लेयर होती हैं, उससे स्पाइरल आर्टरी जुड़ती हैं। तो जब स्पाइरल आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, उसमें प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होता है, तो उस कंडीशन में अबनॉर्मल प्लेसेंटेशन की वजह से, मतलब प्लेसेंटल इस्चीमिया होगा, प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होगा, तो प्लेसेंटल से केमिकल जो सीक्रेट होंगे वो मैटरनल ब्लड सर्कुलेशन को भी डिस्टर्ब करेंगे और इस तरह से हाइपरटेंशन वाली कंडीशन क्रिएट होगी। सेकेंड जो है वेस्कुलर एंडोथेलियल डैमेज। वेस्कुलर एंडोथेलियल डैमेज, एंडोथेलियल ब्लड वेसल्स की इंटरनल लेयर होती हैं, जब वो डैमेज हो जाएगी तो उससे परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी। तो परमिएबिलिटी बढ़ने की वजह से फ्लूइड एक्युमुलेशन होगा। और सेकंड जो है वो परमेबिलिटी में प्रोटीन, नॉर्मली प्रोटीन नहीं छनता है, लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, बट जब एंडोथेलियल डैमेज हो गई है, जो ब्लड वेसल्स की लेयर डैमेज हो गई है, तो उससे परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, जिससे इडिमा भी होगा प्लस प्रोटीन यूरिया वाली कंडीशन भी क्रिएट होगी। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स के बढ़ने से भी ब्लड प्रेशर जो है वो अबनॉर्मल सर्कुलेशन होगा। कोगुलेशन अबनॉर्मलिटी है, प्लेटलेट्स एडिशन एग्रेशन वाली कंडीशन ज़्यादा हैं, उस कंडीशन में भी ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगा, क्योंकि आर्टरी जो वेसल्स जो हैं वो नैरो हो जाएगी। इसको अपन इस तरह समझ, नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो नॉर्मली जो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स की जो स्मूथ मसल्स हैं उनको रिलैक्स रखता है, उनको कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करता है, उनको रिलैक्स रखता है। प्लस उसी के साथ वो प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को भी प्रिवेंट करता है, प्लेटलेट्स को कलेक्ट नहीं होने देता है। बट जब नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी हो जाएगी तो स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, वो स्मूथ नहीं रहेगी, साथ ही प्लेटलेट एग्रीगेशन भी होगा, जिसकी वजह से जो सर्कुलेशन है वो नॉर्मल नहीं रहेगा, डिस्टर्ब्ड होगा, वहाँ पे हार्डनेस क्रिएट होगी, एथेरोस्क्लेरोसिस वाली कंडीशन हो सकती है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है। इस तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी से प्री एक्लेम्पशिया क्रिएट होगा। सेकेंड देखें अगर अपन, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से भी प्री एक्लेम्पशिया वाली कंडीशन, प्रोस्टाग्लैंडिन की कमी से किस तरह से होगा, तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो वेसल्स हैं उनको डायलेट करने का, वेजो डायलेटर करने का काम करता है। जब डायलेट रहेगी वेसल तो नॉर्मली फ्लो होगा, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मली हो पाएगा। तो प्रोस्टाग्लैंडिन की कमी हो जाती है प्लस नेलोक्सिन बढ़ जाता है, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, रिवर्सिबल होते हैं। तो उस कंडीशन में थ्रोम्बोक्सिन जो है वो बढ़ जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो जाएगा, तो थ्रोम्बोक्सिन जो है वो वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगा। तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड फ्लो अबनॉर्मल है, सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, सारे ऑर्गन को ब्लड सप्लाई हो सके, तो उस कंडीशन में जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट अपन अगर ईटियोलॉजी देखें तो एंजियोटेंसिन सिस्टम, एंजियोटेंसिन सेकेंड जो होता है वो नॉर्मली अपनी बॉडी में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो उसके अगेंस्ट जो एंजाइम बनेगा एंजियोटेंसिनेज, वो इस प्रोसेस को नॉर्मली नहीं होने देगा और उसकी वजह से भी ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगा। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होना या डाइटरी डेफिशिएंसी या एक्सेस होना, ओबेसिटी वगैरह, उनकी वजह से भी प्री एक्लेम्पशिया के चांसेस बढ़ जाएंगे या प्री एक्लेम्पशिया कोज होगा। नेक्स्ट देखते हैं रिस्क फैक्टर। तो जैसा कि अभी पहले देखा था अपनों ने कि प्राइमरी ग्रेविडा में ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू मल्टी ग्रेविडा। तो प्राइमरी ग्रेविडा फैमिली हिस्ट्री रही हुई है, फैमिली में ऑलरेडी ऐसी प्रॉब्लम चली आ रही है, प्लेसेंटल अबनॉर्मेलिटी हो सकती है कि अप्रेप्शियो प्लेसेंटा हो गया, प्लेसेंटा प्रीविया हो गया, या अब नॉर्मल प्लेसेंटेशन हुआ है, प्लेसेंटा को नॉर्मल सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, ओबेसिटी है, या कोई वेस्कुलर डिजीज़ है, पहले से हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ है, थ्रोम्बोफिलियास, या इस तरह से कोई भी अबनॉर्मलिटी है, मैटरनल कंडीशन है, तो उनमें
होने के चांसेस, प्री एक्लेम्पशिया होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपन टाइप्स इसके देखें अगर, तो क्लिनिकल टाइप इसको 2 टाइप में मेनली डिवाइड किया गया है, माइल्ड एंड सीवियर। तो माइल्ड में क्या, किसको अपन माइल्ड बोलेंगे और सीवियर केस किसको बोलेंगे? तो माइल्ड में जो है हाइपरटेंशन, जैसा कि अपनों ने अभी पहले देखा था कि इसमें 3 पॉइंट्स हैं जिनसे अपन समझ सकते हैं कि प्री एक्लेम्पशिया वाली कंडीशन है। फर्स्ट था हाइपरटेंशन जिसमें बीपी बढ़ रहा था, सेकंड था प्रोटीन यूरिया जिसमें यूरिन के साथ प्रोटीन एक्सक्रिएट हो रहा था, और थर्ड था एडिमा। तो माइल्ड वाली कंडीशन में क्या होगा, तो ब्लड प्रेशर जो है वो 140/90 mm ऑफ Hg होगा, बट 160 से कम होगा। तो उस कंडीशन को बोला गया है प्री एक्लेम्पशिया। इसमें नेक्स्ट माइल्ड में है, माइल्ड केसेस में प्रोटीन यूरिया होने के भी बहुत कम चांसेस रहेंगे, बहुत कम होगा। सीवियर में ब्लड प्रेशर 160, सिस्टोलिक बीपी जो है वो 160 से अबव हो जाएगा, और डायस्टोलिक जो है वो 110 mm ऑफ Hg होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्री एक्लेम्पशिया के दोनों की डिवाइडेशन अगर देखें कि किसमें, इनमें क्या चेंजेस हैं माइल्ड और मॉडरेट में। तो माइल्ड में डायस्टोलिक बीपी जो है वो 90 mm ऑफ Hg होगी, बट लेस देन 110 mm ऑफ Hg। 90 mm से ज़्यादा होगी mm ऑफ Hg से, बट 110 से कम होगी। वहीं सिस्टोलिक बीपी जो है 140 से अबव होगी, बट 160 से कम होगी। और इसमें जो है ब्लड प्रेशर वो 140 से अबव होगा, बट 160 के बीच में रहेगा। वहीं सीवियर अगर देखें, सीवियर प्री एक्लेम्पशिया में तो 160 सिस्टोलिक बीपी होगी और 110 डायस्टोलिक बीपी होगी, और प्रोटीन यूरिया जो है 5 ग्राम से ज़्यादा 24 आवर्स के अंदर यूरिन के साथ 5 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन के साथ यूरिन के साथ प्रोटीन का सिक्रेशन होगा। ओलिगो यूरिया वाली कंडीशन क्रिएट होगी, यूरिन आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा। हेल्प सिंड्रोम होने के चांसेस भी इसमें रहते हैं सीवियर में, कॉम्प्लिकेशन के रूप में। विजुअल डिस्टर्बेंस होने के चांसेस रहेंगे, इसी के साथ IUGR इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन होने के चांसेस भी रहते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर क्या दिखेंगे, क्या सिम्टम, साइन एंड सिम्टम शो होंगे? तो यूजुअली जो है प्री एक्लेम्पशिया वो 20th वीक के बाद होता है, ये अपनों ने पहले ही समझ चुके हैं अपन। उसके साथ ही इसमें माइल्ड सिम्टम अगर देखें अपन, तो हल्की हल्की स्वेलिंग होगी फेस और एंकल के वहाँ पे, बहुत ज़्यादा नहीं होगी, हल्की हल्की होगी माइल्ड में, माइल्ड सिम्टम। उसके साथ ही स्वेलिंग फेस, एब्डोमिनल वॉल और वल्वा पे भी या होल बॉडी पे भी दिखेगी। अलार्मिंग सिम्टम देखें इसके, तो हेडेक कैसे पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर जो है वो अब नॉर्मल हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है? हेडेक होगा स्पेशली ऑक्सीपिटल और फ्रंटल रीजन में। स्लीप डिस्टर्बेंस होगा, यूरिनरी आउटपुट कम हो जाएगा, एपिगेस्ट्रिक पेन होगा, और आई सिम्टम भी इसमें दिखेंगे। नेक्स्ट इसके वार्निंग साइन देखें कि स्टार्टिंग में क्या शो होगा, तो सीवियर हेडेक होगा, विज़न जो है वो ब्लर्ड हो जाएगी, नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस होगा, एक्सेसिव स्वेलिंग होगी हैंड्स और फेस पे, और जो यूरिनरी आउटपुट है, यूरिनेशन, वो कम हो जाएगा, पल्स जो है वो रैपिड हो जाएगी। माइल्ड सिम्टम क्या होंगे, तो स्वेलिंग जो है एंकल पे होगी, एक्सटेंड फेस पे भी एक्सटेंड हो जाएगी, एब्डोमिनल, वल्वा एंड होल बॉडी। साइन एब्डोमिनल वेट गेन होगा, राइस ब्लड प्रेशर और इडिमा और पल्मोनरी इडिमा। सीवियर केसेस में पल्मोनरी इडिमा होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अलार्मिंग साइन क्या है, तो हेडेक होगा, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, स्लीप डिस्टर्ब होगी, एपिगेस्ट्रिक पेन होगा, आई प्रॉब्लम होगी, और ब्लड विजन रहेगा। इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, यूरिन एनालिसिस करेंगे प्रोटीन यूरिया की कंडीशन को चेक करने के लिए, क्योंकि नॉर्मली यूरिन में प्रोटीन नहीं आते हैं, क्योंकि प्रोटीन एक लार्ज मॉलिक्यूल है, बट एंडोथेलियल डैमेज होने की वजह से प्री एक्लेम्पशिया वाली कंडीशन में यूरिन के साथ प्रोटीन भी आएगा। लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे, रीनल फंक्शन टेस्ट करेंगे, बायोफिजिकल प्रोफाइल चेक करेंगे, ऑप्थेल्मोस्कोपी एग्जामिनेशन करेंगे, आई एग्जामिनेशन करेंगे, नॉन स्ट्रेस टेस्ट करेंगे। ये बच्चे की कंडीशन चेक करने के लिए, फीटल हार्ट रेट वगैरह चेक करने के लिए करेंगे। मैनेजमेंट नेक्स्ट है, मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो
मैनेजमेंट के अंदर एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट अपन प्रोवाइड करेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में। मिथाइल डोपा देंगे, लेबिटोलोल देंगे उसको, नेफिडेफिन और हाइड्रेलाजिन देंगे। इनका डोज बताया गया है 250 mg ट्राइज या ट्वाइस दे सकते हैं, दिन में 3 बार या 2 बार, कंडीशन के अकॉर्डिंग, पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है डायूरेटिक। डायूरेटिक बहुत कम यूज़ किया जाता है, सीवियर केसेस में इसको अपन यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एडिमा वाली कंडीशन है, उस कंडीशन में तो फ्रूसेमाइड, लेसिक्स, सेडेटिव वगैरह देंगे। जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, स्लीप डिस्टर्बेंस वगैरह, उस कंडीशन में फिनोबार्बिटोन और डाइज़ेपम। नेक्स्ट है मेथड ऑफ टर्मिनेशन। अगर प्री एक्लेम्शिया वाली कंडीशन बहुत सीवियर है तो उस कंडीशन में फिर अपने को प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए दो तरह से कर सकते हैं, इंडक्शन ऑफ लेबर, आर्टिफिशियली लेबर इंड्यूस्ड करवाना, या फिर सिजेरियन सेक्शन। नेक्स्ट है, अगर लेबर के टाइम पे प्री एक्लेम्शिया वाली कंडीशन क्रिएट हुई है तो क्या करेंगे उस टाइम पे, तो कन्वल्जन नहीं हो उसके लिए प्री एक्लेम्शिया को तुरंत इमिडिएटली उसको ट्रीट करना, प्रॉपर मेडिसिन वगैरह देना, एंटी हाइपरटेंसिव वगैरह, कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करना, यूरिनरी आउटपुट चेक करना, फीटस को भी साथ साथ असेस करना, फीटल स्ट्रेस टेस्ट वगैरह के डॉपलर स्टडी वगैरह से। परप्यूरियम पीरियड में होता है, अगर परप्यूरियम मीन्स की लेबर के बाद 6 वीक के ड्यूरेशन के अंदर ये एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया होने के चांसेस बहुत रहते हैं, तो उसमें भी कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करना, फॉलोअप करना, प्रॉपर डाइट, फ्लूइड पोजीशन वगैरह, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं प्री एक्लेम्शिया की वजह से, तो 2 तरह के इसमें बताएं, इमीडिएट और रिमोट। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन अगर देखें अपन, कॉम्प्लिकेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, मैटरनल एंड फीटल। तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में इमीडिएट क्या कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होंगे, अगर कंडीशन ठीक नहीं हुई, प्री एक्लेम्शिया वाली ट्रीट नहीं हुई, तो उस कंडीशन में प्री एक्लेम्शिया एक्लेम्शिया में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सीडेंटल हेमरेज होने के चांसेस रहेंगे, ओलिगोयूरिया या एनयूरिया होने के चांसेस रहेंगे, ब्लाइंडनेस के चांसेस बढ़ जाएंगे, प्री टर्म लेबर, टाइम से पहले लेबर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हेल्प सिंड्रोम ये मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, इसकी फुल फॉर्म है हीमोलाइटिक एनीमिया, एलिवेटेड लीवर एंजाइम, लो प्लेटलेट काउंट सिंड्रोम। तो ये हेल्प सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे प्री एक्लेम्शिया में। शॉक एंड सेप्सिस। फीटल कंडीशन देखें तो इंट्रायूट्राइन डेथ होने के चांसेस रहेंगे, आईयूडी, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा, एस्पेक्सिया, बच्चा जो है वो प्रॉपर स्पॉन्टेनियस सांस नहीं ले पाएगा, ब्रीथ नहीं कर पाएगा, एंड प्री मेच्योरिटी, टाइम से पहले बर्थ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। रिमोट देखें अगर, रेजिडुअल हाइपरटेंशन मीन्स कि कंटिन्यूसली थोड़े टाइम बाद वापस इस तरह के सिम्टम फील होंगे, पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। रिकरेंट प्री एक्लेम्शिया एंड क्रोनिक रीनल डिजीज़, अगर प्री एक्लेम्शिया कंडीशन ठीक नहीं किया गया तो वो क्रोनिक रीनल डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह ये आज अपनों ने पढ़ा प्री एक्लेम्शिया के बारे में। एक तरह से प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, प्रेगनेंसी की वजह से जो प्रेग्नेंट कंडीशन में जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर जो ज़्यादा हो रहा है 140/90 mm of Hg, 140 सिस्टोलिक बीपी एंड 110 डायस्टोलिक बीपी, इससे ज़्यादा जब ब्लड प्रेशर या इतना जब हो जाता है, प्लस प्रोटीन यूरिया जब होता है एंड इडिमा, तो इस कंडीशन को बोला गया है प्री एक्लेम्शिया। और प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया में ये डिफरेंस है कि प्री एक्लेम्शिया में ये तीनों सिम्टम होते हैं, एक्लेम्शिया में इसके साथ कन्वल्जन, फिट्स जिनको बोलते हैं, सीजर, वो भी ऐड हो जाते हैं, प्लस कोमा, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक्लेम्शिया के बारे में। तो ये प्री एक्लेम्शिया एक बहुत ही डेंजरस या सीवियर अपन इसको डिजीज़ बोल सकते हैं। इसमें मैटरनल और फीटल मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। थैंक यू।